स्वागत है एक बार फिर से और चर्चा हो रही है आज जाति जनगणना पे, जहां पे बिहार में शुरू हो चुकी है और इसको 24 का एजेंडा बनाने के लिए नीतीश सरकार तैयार है, उनकी पार्टी तैयार है। मेरे चारों मेहमानों को दिखाइए। मेरा उनसे निवेदन है कि मेरे पास सिर्फ 12 मिनट है सर। 3-3 मिनट आप सब लोगों के, 3 मिनट्स ईच। गुरुप्रकाश जी आप बताएं सर, 3 मिनट आप बोलिए सर। जो मैंने सवाल पूछा था उसका अगर आप जवाब भी दें तो बढ़िया है। कि जैसे ये जो नंबर आ जाएगा तो बहुत सारी जो उस वर्ग की उच्च जातियां हैं, उच्च मतलब करो प्रभावशाली या फायदा ले चुकी जातियां, उनको भी दिक्कत हो सकती है। नहीं, आपके सवाल का तो जवाब नीरज जी मैंने दे दिया है। अब आपको उस जवाब में अपना जवाब नहीं दिख रहा हो तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश के वंचित समाज के साथ, देश के दलित समाज के साथ, देश के पिछड़े समाज के साथ बहुत मजबूती से खड़ी है। और इस बात का परिचायक है कि वो या तो हमारे राष्ट्रपति की बात हो, या मंत्री परिषद में भागीदारी की बात हो, या संगठन की बात हो, तो ये कमिटमेंट हम लोगों का है। और ये कमिटमेंट अंत्योदय का आज का नहीं है, दीनदयाल उपाध्याय जी के जमाने का है। बहुत सारे इंटरवेंशंस आए थे, आदरणीय त्यागी जी का भी था, कि जस्टिस रोहिणी कमीशन। अब जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाना है और ओबीसी में भी बहुत सारे ऐसे समाज है जो पीछे छूट गए हैं। ये कल्पना किसने की, ये मंशा किसने की कि ओबीसी आरक्षण का लाभ सिर्फ एक जाति को नहीं मिले, जबकि विधिवत डिस्ट्रीब्यूट सभी जातियों में हो? इसके लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन को बनाया गया था। इसका स्वागत करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हुआ करता था। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, पिछड़े वर्गों पे कोई अत्याचार होता तो उसके निवारण के लिए एनसीबीसी को बनाया गया था। लेकिन बिल्कुल टूथलेस टाइगर था। एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो तो पिछले 8 वर्षों में हुआ है। तो जो हमारा कमिटमेंट है ये दिखावटी नहीं है, ये सिंबोलिज्म नहीं है, रियलिज्म है। और रियलिज्म के आगे जाकर के बिहार में जातिगत जनगणना की बात हो रही है। बिहार में एक जाति है जिसका मैं उदाहरण यहां देना चाहता हूं, धानुक समाज है। इस धानुक समाज से आज तक किसी व्यक्ति को राज्यसभा नहीं भेजा गया था। पहली बार शंभू शरण पटेल जी को राज्यसभा भेजा गया है। तो सोशल इंजीनियरिंग की बात यहां समाप्त नहीं होती है। समाज के सभी वर्गों को सम्मान मिले, प्रतिनिधित्व मिले, हमें इसका प्रयास करना चाहिए। 10 सेकंड चाहता हूं आपसे नीरज जी। और जिन लोगों ने लगातार, अभी मैं सुन रहा था काका कालेलकर कमीशन था, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसका गला किसने घोटा? मंडल कमीशन का सदन के पटल पे जिन लोगों ने विरोध किया, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, आज केसी त्यागी जी की पार्टी उनके साथ खड़ी है। और इसके साथ साथ हमें यही बताना चाहिए कि लालू यादव जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दलित समाज से आने वाले रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनने से रोका। अभी कर्पूरी फॉर्मूला का जिक्र हुआ, बहुत अच्छी बात है, कर्पूरी ठाकुर जी का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन लालू जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। तो शुद्ध रूप से जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं वो परिवार के आगे निकले और विधिवत डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसकी चिंता करें। हम सब इसके पैरोकार हैं। जी दुबे जी, सर 24 में कौन सा मुद्दा भारी पड़ेगा, मंदिर वाला या मंडल है का मंडल? देखिए, मैं तो मानता नहीं हूं कि ये मंदिर बनाम सर कह रहे हैं त्यागी जी के बनाऊंगा मैं तो। नहीं, त्यागी जी कहें या अमित शाह कहें कि हम मंदिर का मुद्दा बनाएंगे, उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा 1 जनवरी को मंदिर की तारीख घोषित की है उन्होंने। उससे हम लोग नतीजा, हम लोग उससे मतलब निकाल रहे हैं कि भाजपा मंदिर के मुद्दे को राष्ट्रीय मंच पे पेश करेगी और उसके आधार पर चुनाव लड़ेगी। मैं नहीं मानता हूं कि भाजपा केवल मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने 2014 का चुनाव भी राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं लड़ा था। भाजपा ने 2019 का चुनाव भी राम मंदिर मुद्दे पर नहीं लड़ा था। और मैं मानता हूं भाजपा 2024 का चुनाव भी केवल राम मंदिर का मुद्दा उसका रहता है, उसके घोषणा पत्र में रहता है, हमेशा रहा है, उसको उठाया जाता रहेगा, उसकी चर्चा की जाती रहेगी। ये कहना कि सारे वोट राम मंदिर के मुद्दे पर ही मांगे जाएंगे, ये मैं इससे सहमत नहीं। मैं ये मानता हूं कि जातिगत जनगणना से कोई ऐसा मुद्दा बनेगा जिससे भाजपा विरोधी राजनीति की कोई बड़ी गोलबंदी हो पाएगी, मैं ये भी नहीं मानता हूं। त्यागी जी बताइए, दुबे जी नहीं मान रहे, कह रहे कि ये कोई इशू नहीं बनेगा। नीरज जी, आपकी बड़ी चिंता है कि पिछड़ी जातियों में 1, 2, 3 जातियां ऐसी हैं जो पूरे पिछड़ी जातियों का कोटा खा गई हैं। इस पर मैं भी आपसे एग्री करता हूं। लेकिन मेरे पास, मैं चूंकि चैनल में अकेला हूं जो पार्लियामेंट में रहा हूं, और इसलिए हाउस पैनल की एक रिपोर्ट आपकी जानकारी के लिए है जिसमें सोशल डाइवर्सिटी का जिक्र है। 2.6 जज फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी, 1.3 एसटी, 2.8 एससी और 11% ओबीसी, यानी कि टोटल जो है 20% हैं
ये लोग और 80% हैं जनरल कैटेगरी के, तो थोड़ा उस पर भी अफसोस जाहिर कर दीजिए। नहीं, जो नहीं, सर। 20% हुआ टोटल, आपने ये सर थोड़ा घुमा और दिया, बढ़ना चाहिए। आपने घुमा दिया, मैंने तो ये कहा ही नहीं। हाँ, मैं घुमाऊंगा, सवाल घुमा दिया आपने मेरा। घुमाऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं सुनो, दूसरा पार्लियामेंट, हाँ मैं ये कह रहा हूँ दूसरा पार्लियामेंट का पैनल कहता है कि ओबीसी रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट में पीएसयू में ना के बराबर है, उसमें भी होना चाहिए। तो पार्लियामेंट के पैनल रोज अपनी सिफारिश जारी करते हैं। जी। एक भी वाइस चांसलर पिछड़ी जाति का नहीं है, इस पर आपकी चिंता नहीं है? नहीं सर, मेरा यादव बन जाएगा, सर, यादव बन जाएंगे। नहीं सर, मेरा सवाल घुमा दिया आपने। मेरा तो ये सवाल ही नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए 100 लोग हैं, उसमें से 60 लोग, चलो 70 लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं किसी का। उस 70 में से आरक्षण का फायदा, संपत्ति का फायदा, प्रभाव का फायदा किसने ज्यादा लिया है, और उसके बाद जो बाकी उसी वर्ग के थे वंचित रह गए, मैं उनके बीच की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अभी की परिस्थिति है उसमें 80% सवर्ण बने होंगे, तो वो तो डिफरेंट इशू है सर। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने मेरे सवाल को घुमा दिया। कैसे नहीं, वो डिफरेंट कैसे? समाज का हिस्सा है नीरज जी। तो समाज का हिस्सा तो सर गरीब सवर्ण भी है ना, उसकी चिंता कौन कर रहा है? सवर्ण गरीब भी तो समाज का हिस्सा है ना सर। उसके लिए कोई आंदोलन किसी पार्टी ने किया आज तक? क्या सबसे पहले कि सारे पंडित जी बहुत रईस हैं, ऐसा है क्या? सब किसने किया? सुन लीजिए नीरज जी प्लीज। उसका किया हमारी और गुरु प्रकाश की पार्टी ने 2007 में स्वर्ण आयोग बनाया। देश में पहली बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में। क्या हुआ सर उसका? अनुशंसाएं लागू हो उसका भी प्रयास किया, लेकिन आपको 3 यादवों के दरोगा बनने पर ऐतराज है। लेकिन नहीं सर, मुझे उस पर ऐतराज नहीं है। एक सेक्शन के हैं उस पर ऐतराज नहीं है आपको? किसी पे ऐतराज नहीं है, चाहे जो बने। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप इसको ऐतराज के तौर पर इसलिए ले रहे हैं। कई बार आप जो है उत्तर प्रदेश सरकार का त्यागी जी, देखिए त्यागी जी, आप मुझसे बहुत ही वरिष्ठ हैं, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे ज्यादा ज्ञान है आपके पास, क्योंकि आप पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं और ग्राउंड की पॉलिटिक्स की है। यूपी और बिहार में किसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया इस चीज का, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर। वो फील गुड फैक्टर उनके बीच में चलता है कि इसका लाभ 80% है। बिल्कुल सही है, जो आज भी 80% है, जो आज भी 80% है। तो वही तो मैं कह रहा हूं सर। चलिए खैर, प्रदीप जी फाइनल कमेंट। एजेंडा बनेगा नहीं बनेगा, राम मंदिर में एजेंडा बनेगा नहीं बनेगा 2024 में? डिबेट तो सर इसी पे है। आता हूं। पहले त्यागी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लिया, बहुत अच्छा किया उन्होंने, बड़ा अच्छा सवाल उठाया। सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार 32 साल से बिहार में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला क्यों नहीं लागू किया? अगर वो सामाजिक न्याय का इतना बड़ा औजार था, उसको लागू क्यों नहीं किया? क्यों सवर्ण आयोग 2007 में बनाया और कर्पूरी ठाकुर फार्मूला याद नहीं आया? एक बात, इस गिनती में अगर ये आया कि यादवों की संख्या जितनी बताई जाती है, जो अनुमान है उससे कम है, तो आरजेडी को समझा पाएंगे क्या? क्योंकि ये कर्नाटक में हो चुका है। सिद्धारमैया ने जो कराया, गिनती कराई, उसकी रिपोर्ट इसलिए नहीं आई कि उसमें जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि लिंगायत तो वो का लिंगा की जो आबादी बताई जाती है, आबादी में अनुपात बताया जाता है, उससे कम है। उसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट होता वो सरकार झेल नहीं पाती, इसलिए नहीं बताया। तो ये जो बातें हैं कि गिनती से जो है बदलाव आ जाएगा। दूसरी बात आपकी जो है 2024 में, मैं अभय जी की बात से सहमत हूं। देश की राजनीति मंडल और कमंडल से बहुत आगे जा चुकी है, और ये 2024 का चुनाव न तो मंडल पर लड़ा जाएगा न कमंडल पर लड़ा जाएगा। हालांकि दोनों पक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे जरूर, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर विपक्ष को इस सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक अल्टरनेटिव विमर्श बताना पड़ेगा, एक वैकल्पिक विमर्श बताना पड़ेगा कि इनमें ये खराबी है, हम ये करना चाहते। और ये मुश्किल इसलिए है कि जितनी पार्टियां हैं सब कहीं ना कहीं सत्ता में है या सत्ता में रह चुकी है, तो इसलिए ये बात नहीं चलती कि हम सत्ता में आएंगे तो ऐसा करेंगे। अगर आप सत्ता में जहां हैं वहां करके दिखाएंगे तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो इसलिए ये अगर ये सोचकर नीतीश कुमार ने शुरू कराया है कि उनकी गिरती हुई लोकप्रियता और उनकी राजनीति जो जिस ओर जा रही है लगातार, उसमें कोई बदलाव आ जाएगा बड़ा,
इस सर। जातीय गणना प्रदीप जी रुक जाइए, सवाल सुनिए सर। आप